हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्सिमा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2023 को हुए आबकारी की परीक्षा के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है ए, बी और सी निवेश की समान अवधि के लिए क्रमशः 8,000, 10,000 एवं 7,000 रुपए निवेश करते हैं। अगर उनके द्वारा कुल लाभ 7,500 रुपए कमाया जाता है तो कुल लाभ में सी का लाभांश ज्ञात करें। ए, बी जिस रेशियो में, क्योंकि अवधि जो है समान है तो इसलिए जो लाभांश जो होगा वो उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है। तो इन्होंने पैसा किस रेशियो में लगाया है? 8, 10 और 7 के रेशियो में लगाया, क्योंकि 8,000 है, 10,000 है और 7,000 है। तो इनका जो अमाउंट जो लगाया इन्होंने, उनका रेशियो जो है 8, 10, 7 है। तो लाभांश जो है वो इसी रेशियो में बटेगा। और क्योंकि सी का लाभांश निकालने बोला है तो सी का लाभांश कितना है? 7 है। और 7 टोटल में से टोटल कितना है? 10, 7, 17, 17 और 8, 25। तो जो सी का लाभांश होगा वो 7/25 होगा। किसका? 7500 का। ये हो जाएगा 7 या 21, 2100 रुपए। तो सी का लाभांश कितना होगा? 2100 रुपए। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी हुई है, बाय क्वाड्रेटिक है ये, इसका गुणनखंड कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सारी वैल्यूज हमको पुट करके देखनी पड़ेगी। जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको पुट करने पे 0 आ रहा है मतलब वो उसका गुणनखंड है, और जिसको पुट करने पे 0 नहीं आ रहा है मीन्स वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या है उसको रख कर देखते हैं सबसे पहले। तो हम देखते हैं पहले 2 रख के देखते हैं, ठीक है। एक बार 2 रख के देखेंगे और एक बार -2 रख के देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि x+2 है मीन्स इसका जो वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? -2 रखना पड़ेगा। और x-2 के लिए वैल्यू हमको 2 पुट करके देखना पड़ेगा। तो पहले हम 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं। यदि वो 0 आ जाएगा तो उसका गुणनखंड होगा। तो ये 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। 16 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और 13 8 104 प्लस 53 और एक्स स्क्वायर है 2 दूनी 4, 53 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 2 1, 4 5 20 और 21, ये हो गया। माइनस 83 है तो यहाँ 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 तिया 6, 2 8 16 और ये हो जाएगा +42। तो सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, 42 को अलग रख देते हैं। यदि इसकी वैल्यू -42 आ गई मीन्स इक्वेशन पुट करने पे 0 आ रहा है, ये देख लेंगे हम। तो ये 16 है, ये माइनस की वैल्यू जोड़ देंगे। 16 212 जोड़ देंगे। 16 और 212 कितना हो गया? 28, ये 228 हो गया। और ये हो गया माइनस 6 4 10, 6 7 और 270 और ये हो गया इस तरफ क्या है? +42 है। 270 में से 28 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ से 6 में से 2 गए 4 और ये क्योंकि बड़ी संख्या है तो -42 आ रहा है और ये +42 आ रहा है। तो 2 को पुट करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब जो 2 को पुट करने पे 0 आ रहा है इसका मतलब x -2 जो है वो उसका गुणनखंड है। तो हमें पूछा है गुणनखंड नहीं है तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ये गुणनखंड है। गुणनखंड नहीं है वो ढूंढना है हमें। अब हम क्या करते हैं, +2 है तो x की वैल्यू -2 पुट करके देख लेते हैं। -2 पुट करेंगे तो ये तो +16 ही रहेगा। ये वाला जो है ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि -2 की पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 आएगा और माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेंगे तो ये तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 ही रहेगा। फिर ये माइनस है और ये x की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। तो अब साफ दिख रहा है, क्योंकि इसको सब जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो पूरा पॉजिटिव में नंबर आएगा, तो 0 तो आने की कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है। इसका मतलब जो -2 रखने पे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो है ये बी जो है यही आंसर है, ये गुणनखंड नहीं है, तभी इसको पुट करने पे इक्वेशन में 0 नहीं आ रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा x+2, ये गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रोकर 10% छूट पर मालिक से एक प्लॉट खरीदता है। वह उसकी कीमत 35% बढ़ाता है और फिर उसमें 20% की छूट देकर बेच देता है। अगर मालिक की छूट देने के पहले प्लॉट की कीमत 16,000 रुपए थी तो ब्रोकर का लाभ परसेंट क्या है? अभी देखिए, इसमें ब्रोकर का लाभ परसेंट पूछा है। यदि ओरिजिनल लाभ पूछा होता तो हमें इतने डेटा की जरूरत होती। यहाँ पर सिर्फ ब्रोकर का लाभ परसेंट पूछा है तो हमें इस डेटा की और 16,000 ये वाले डेटा की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बस सिंपली किससे मतलब है कि ब्रोकर ने उसे कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, उसको भी यदि हम 100 अज्यूम कर लेंगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमको लाभ परसेंट में निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, तो ब्रोकर के लिए
16,000 रुपये पहले कीमत थी, इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए, 10% की छूट दिया, इसके लिए इसका भी कोई यूज़ नहीं है, हमें बस मतलब है कि ब्रोकर ने जो भी माना कि x रुपये से खरीदा था उसको, x रुपये में उसने खरीदा है माना कि ब्रोकर ने, और फिर उसके बाद उसने उसकी कीमत पहले तो 35% बढ़ाई उसने और फिर 20% की छूट दी। तो ओवरऑल परसेंटेज वेरिएशन कितना होगा, उसका एक फॉर्मूला है, यदि किसी भी वैल्यू को x% से बढ़ाते हैं और फिर y% से बढ़ाते या घटाते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो होता है वो x + - y + - xy बटे 100% होता है। और हमें ब्रोकर का लाभ परसेंट निकालना है, तो माना कि उसका जो CP है वो क्रय मूल्य जिस पे खरीदा उसने वो x रुपये है और उसके बाद उसने x% से बढ़ाया और फिर y% से डिक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज होगा मींस ओवरऑल जो क्रय मूल्य से जितना अमाउंट बढ़ के आएगा वही उसका लाभ परसेंट होगा। तो हमारा आंसर जो होगा यही होगा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले उसने कीमत को 35% बढ़ाया है तो x की वैल्यू 35, फिर उसने 20% की छूट दी है मीन्स 20% से अमाउंट को घटाया है उसने तो -20 और फिर -35 गुणा 20/100 और ये होगा परसेंट में, और ये परसेंट जो आएगा यही उसका लाभ परसेंट होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 में से 20 गए 15 और ये हो जाएगा तो कैंसिल करते हैं और ये 5 7 35 तो ये हो गया -7। तो 15 में से 7 गए 8%। तो इसका जो ब्रोकर का लाभ परसेंट कितना होगा 8%, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण ए और बी के बीच की दूरी जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, आने जाने में 10 घंटे लेता है। अगर ये दोनों बिंदु किसी नदी में स्थित हों और पानी की धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वरुण को ए और बी के बीच की दूरी तय करने में कितना अधिक या कम समय लगेगा। ए और बी जब पानी में नहीं है तब उसको वरुण को कितना टाइम लगता है, जाने और आने में 10 घंटे लगता है। जाने आने का डिस्टेंस 100 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर आना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 किलोमीटर और इसकी टाइम कितना लग रहा है उसको 10 घंटे। तो स्पीड कितनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई स्पीड, तब जब वो बिंदु जो है वो पानी में नहीं है। अब यदि वो दोनों बिंदु ए और बी जो है किसी नदी में स्थित होते तो उसमें धारा की गति जुड़ जाती और धारा की गति घट भी जाती, तो दूरी तय करने में कितना अधिक या कितना कम समय लगेगा ये पूछा है। जब वो दोनों बिंदु नदी में होंगे तब वो धारा की दिशा में यदि चलेगा 100 किलोमीटर है दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, जब वो धारा की दिशा में चलेगा तो उसकी स्पीड अभी कितनी थी 20 और धारा की गति 5 जुड़ जाएगी, तो उसको इतना टाइम लगेगा। धारा की गति में धारा की साइड ही चलेगा जब तो इतना टाइम लगेगा उसको, और जब वो अपोजिट चलेगा धारा के तो उसमें उसको इतना टाइम लगेगा। तो ये कितना अधिक या कितना कम लग रहा है ये पूछा है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 20 और 5 25 और 25 जो कि 100 ये 4 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 15 100/15 100/15 20/3 312 कितना हो गया 32/3 32/3 घंटे। अभी लग रहा है 32/3 घंटे, पहले लग रहे थे उसको 10 घंटे। ठीक है, तो 32/3 में से 10 घंटे माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 2/3 2/3 घंटे मीन्स इसको हम मिनट में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 40 मिनट। तो ये वाला टाइम ज़्यादा था मीन्स अब नदी में जब वो ट्रैवल करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना लगेगा ज़्यादा टाइम 40 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी 40 मिनट अधिक लगेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 3:5 है और B अनुपात C जो है 3:5 है तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमें पहले क्या करेंगे, तीनों को समान रेशियो में ले आएंगे। A है AB और BC, तो ये 3:5 है और ये भी 3:5 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को इक्वल ला देंगे ताकि फिर जो है ABC तीनों का बराबर में रेशियो आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 9 ये 15 और ये हो जाएगा 25। अब जो है ABC का रेशियो कितना आ गया 9 15 और 25 आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज हम सारी पुट कर देते हैं। A की वैल्यू 9 पुट कर दिया इसमें, B की वैल्यू 15 है तो 15 दिया 45 पुट कर दिया यहाँ पे, फिर C है 25 25 दूनी 50 पुट कर दिया यहाँ पे, फिर नीचे 4A 36 माइनस 2C है मतलब ये 25 दूनी 50 ये -50 हो जाएगा और प्लस 3B मीन्स 15 × 45 ये हो जाएगा 45।
50 में से 45 गए -5 और 9 में से 5 गए, कितना हो जाएगा 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 में से 45 गए -5 और 36 में से 5 गए 31। तो आंसर कितना हो जाएगा 4/31। आंसर हो जाएगा बी 4/31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 23 सेकंड में 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। 750 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी? 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, उसकी लंबाई खुद को और बाकी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरा पार करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस को कितना तय करना पड़ेगा उसको, उसकी लंबाई धन 250 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म। हमने लंबाई यहाँ पर मीटर में ही अज्यूम कर ली है और इसको किसी स्पीड से पार कर रही है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे से और कर रही है 23 सेकंड में। अब स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने लेंथ जो है इसकी ट्रेन की मीटर में और ये जो टाइम है ये भी सेकंड में दिया हुआ है, तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। उसके लिए हमको इसको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 18 चौक 72 और 5 चौक 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा L + 250 और ये 20 इस तरफ जाएगा तो ये 460। तो L + 250 की वैल्यू कितनी आ गई, 460 आ गई। अब हमें क्या बोल रहा है कि 750 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी, तो हम जस्ट क्या करते हैं, ये 250 ऑलरेडी है, अब क्या है जब 750 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई धन 750 मीटर लंबा पुल, जहाँ पर हमने यहाँ पर L + 250 लिया था, अब हमको L + 750 लेना पड़ेगा। तो 250 तो ऑलरेडी है, हम इसमें 500 और जोड़ देते हैं तो 750 बन जाएगा। अब इस तरफ 500 जोड़ रहे हैं तो इस तरफ भी 500 जोड़ना पड़ेगा। अब ये हो गया L + 750 हो गया ये। अब उसको पुल को पार करने के लिए टोटल इतना डिस्टेंस तय करना है रेलगाड़ी को, ठीक है। और बटे स्पीड कितनी है उसकी 20 है, यहाँ से निकाली थी हमने सॉल्व करके, 20 उसकी आई थी स्पीड, 72 में 5/18 का मल्टीप्लाई किया था तो ये निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये है 960/20, ये हो जाएगा। तो 8 2 8 16, तो आंसर कितना हो जाएगा 48 सेकंड में पार करेगी वो 750 मीटर लंबे पुल को। आंसर है 48 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 40 है तो धनराशि क्या होगी? इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो होता है मूलधन r का स्क्वायर रेट का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस कितना रुपए दिया हुआ है, 40 रुपए दिया हुआ है ऑलरेडी, और पी मूलधन निकालने बोला है, धनराशि निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो पी की वैल्यू नहीं पता हमें, रेट पता है 5 × 5 और ये नीचे 100 का स्क्वायर, ये 4 बार हो गया, बराबर है कितना 40 के। 5 में 25 है, 25 चौके ये 4 बार कट जाएगा और ये इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 बार 0, तो मूलधन कितना आ गया 16,000 रुपये, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी मिलिट्री कैंप में 800 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 660 सैनिकों के लिए 45 दिनों का अनाज रखा हुआ है। 10 दिनों के बाद किसी अन्य कैंप से कुछ सैनिक और आ जाते हैं जिससे 1400 ग्राम प्रति सैनिक की दर से वह अनाज 15 दिन में ही समाप्त हो जाता है। अन्य कैंप से आए हुए सैनिकों की संख्या क्या है? यह सवाल जो है समय और कार्य का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, समय और कार्य के ही सारे फॉर्मूले इसमें हम अप्लाई करेंगे और आंसर लेके आएंगे। पहला क्या है 800 ग्राम, पहले कितने सैनिक थे उसमें 660 सैनिक थे और उनके 800 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 45 दिनों का अनाज रखा हुआ था कैंप में। मींस हम इसमें एमईडीएच टाइम एंड वर्क का एमईडीएच वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। समय और कार्य का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये सवाल। आदमी कितने हैं, सैनिक कितने हैं 660, ई मतलब एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी यानी अनाज को कंज्यूम करने की एफिशिएंसी क्या है उनकी 800 ग्राम प्रति सैनिक है, और कितने दिनों के लिए अनाज रखा हुआ है 45 दिनों के लिए। और अनाज को हम ले लेते हैं कि माना कि पूरी क्वांटिटी अनाज की जो है वो वर्क जैसे अज्यूम करते हैं और वो पूरी क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि 1 है पूरे अनाज की, क्योंकि अनाज को हम वर्क के जैसे यहाँ पर लेंगे। लिखा है 660 सैनिक 800 ग्राम प्रति सैनिक की दर से
45 दिन में इतना अनाज खा सकते हैं। पर क्या हुआ कि वो 10 दिन ही कंज्यूम कर पाए और 10 दिनों के बाद क्या है, दूसरे कैंप से कुछ सैनिक और आ गए, तो 10 दिनों तक तो इन्होंने ही खाया। तो 10 दिनों में इन्होंने कितना खाया पहले ये निकाल लेते हैं। तो 660 सैनिक 800 ग्राम की दर से 45 दिनों में इतना अनाज खाते हैं, तो 660 ही सैनिक 800 ग्राम की दर से 10 दिनों में कितना अनाज खा लेंगे ये निकाल लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 45 और 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 नम 45, तो W कितना आ गया 2/9। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 दिनों में 660 सैनिकों ने 2/9 अनाज खा लिया। एक में से 2/9 अनाज खा लिया इन्होंने। तो जब एक में से 2/9 अनाज खा लिया तो बचा कितना, अब बचा कितना, एक में से 2/9 गए 7/9, बचा अनाज कितना 7/9। अब यदि वो सैनिक नहीं आए होते, यदि वो सैनिक नहीं आए होते दूसरे कैंप से, तो ये 660 सैनिक इसी दर से इसे 35 दिन और चला लेते, क्योंकि 10 दिन तो खा चुके, 10 दिन में उन्होंने 2/9 कंज्यूम कर लिया, बचा 7/9। यदि दूसरे कैंप से सैनिक नहीं आए होते तो ये लोग उसे 35 दिन चला लेते। मीन्स 660 सैनिक 800 ग्राम की दर से 7/9 अनाज को कितने दिन चला लेते, और 35 दिन और चला लेते, क्योंकि टोटल 45 दिन के लिए दिया हुआ था, 10 दिन का हमने निकाल के माइनस कर दिया है, तो बचे हुए कितने 35 दिन और चला लेते। परंतु 10 दिनों के बाद कुछ सैनिक और आ गए, जिससे 1400 ग्राम प्रति सैनिक की दर से वो अनाज क्या 15 दिनों में समाप्त हो गया। तो माना कि दूसरे कैंप से x सैनिक आए हैं, तो अब सैनिक कितने हो गए 660 धन x हो गए। अब दर कितनी हो गई कंज्यूम करने की 1400 हो गई, और कितने दिन में समाप्त हो गया पूरा अनाज, समाप्त हो गया 15 दिन में। और अनाज कितना है 7/9 ही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया है, ये 0 कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से, 7 दूनी 14, 5 35, ये 5 दिया 15, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 4 बार, और ये 3 से 220। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखते हैं, ये हो गया 4 गुणा 220 है ये, तो ये 880 हो गया, और इस तरफ है 660 धन x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 880 में से 660 जाएंगे तो कितना आ रहा है 220। तो हमारा आंसर कितना क्या हो जाएगा, 220 सैनिक थे जो दूसरे कैंप से इस सैनिक में शामिल हुए थे, जिनकी वजह से अनाज जो है वो जल्दी खत्म हो गया। आंसर है 220। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक छूट याद करें जो 5%, 20% और 50% की क्रमिक छूट के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, माना कि पहली कीमत जो थी वो x थी, उसमें 5% डिक्रीज करेंगे, किसी भी वैल्यू को 5% डिक्रीज करते हैं तो उसमें 95/100 का गुणा हो जाता है। फिर 20% से और घटाएंगे, छूट दे रहे हैं मतलब कि कीमत को घटा रहे हैं, तो 20% से फिर घटाएंगे तो उसमें 80/100 का गुणा हो जाएगा, और फिर 50% से और घटाएंगे तो वो उसमें 50/100 का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 0 काट लेते हैं यहाँ से, 4 25 बार चला जाएगा यहाँ से, 5 9 45, ये हो गया 19/5 गुणा 10 x। तो 19 में 5 का भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 या 15 और 5 8 40, 3.8 और 10 ऑलरेडी नीचे है तो ये हो जाएगा 0.38। और किसी नंबर पे 0.38 का मल्टीप्लाई है मीन्स 38/100 का मल्टीप्लाई है, और 38/100 का मल्टीप्लाई है मीन्स वो कितनी छूट है, कितनी छूट के बराबर हो जाएगा वो 62%। तो आंसर हो जाएगा छूट कितनी है 62%। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 21 दिनों में और बी उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। अगर वे मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं और बचा हुआ कार्य पूरे कार्य का कितना अंश होगा। ए 21 दिनों तक करता है, 21 दिन में एक काम कर सकता है मीन्स उसकी एफिशिएंसी क्या है 1/21 है। बी किसी काम को 28 दिनों में कर सकता है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी
1/28 है। एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य जो होता है वो हमेशा 1/, पूरे कार्य को करने में लगे दिन ही होता है। पूरे कार्य को करने में लगे दिन 21, तो 1/21 उसका एक दिन का काम हो गया। पूरे कार्य को करने में लगे दिन 28 दिन, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा उसका 1/28। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन का काम इतना हो जाएगा। और यदि वो 3 दिन तक काम करते हैं तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 3 दिन में उन्होंने इतना काम कर लिया है, मीन्स कितना काम कर लिया है। इसका तो एलसीएम लेते हैं हम, सीधे 28 गुणाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28 और 29 और ये 49, 3 7 21, 7 28 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 1/4, मीन्स उन्होंने 1/4 काम कर दिया है। क्वेश्चन में पूछा बचा कार्य पूरे कार्य का कितना अंश है, तो 1/4 काम कर दिया है, तो बचा हुआ कितना काम हो जाएगा, 3/4। यही पूछा है क्वेश्चन में कि बचा हुआ कार्य जो है कितना अंश है, तो 3/4 अंश काम जो है बचा हुआ है, आंसर हो जाएगा बी 3/4। पेपर के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।